जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियोस जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीपीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज को इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किया जाता है। देखेंगे इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 4 को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और पार्ट 4 में आज की ये जो क्लास होगी ये लास्ट क्लास होगी। तो आज का जो अगला प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न है इसमें कि भारत का लक्ष्य अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान के दौरान 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म प्राप्त करना है। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन को। ऑप्शन ए है 100 गीगावाट, बी है 500 गीगावाट, सी है 750 गीगावाट और डी है 1000 गीगावाट। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। प्रश्न है कि भारत का लक्ष्य अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता जो अभियान है उसके दौरान 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म प्राप्त करना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म प्राप्त करना है तथा इस योजना में देखेंगे तो किसानों को केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा जो है कि सौर पंप स्थापित करने के लिए इस योजना के माध्यम से केंद्र और राज्य द्वारा सौर पंप स्थापित करने के लिए किसानों को 30% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इसको हम और देख लेंगे तो देखेंगे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो हैं श्री भगवंत खुबा, उनके द्वारा कर्नाटक के बीदर में एक कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का शुभारंभ जो है वो किया गया है। वहीं देखें तो अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है घर के ऊपर सोलर इज सुपर। ये इसका नाम रखा गया है, इस अभियान का ये नाम रखा गया है कि घर के ऊपर सोलर इज सुपर। ये रूफटॉप है यानी कि छत के ऊपर सौर जागरूकता अभियान, तो इसके अंतर्गत इसका जो नाम रखा गया है वो यही रखा गया है कि घर के ऊपर सोलर इज सुपर। और इसका अगर उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य जो है स्थानीय सरकार, वहां के नागरिकों, नगर पालिकाओं को जो है कि सौर रूफटॉप के बारे में जानकारी फैलाने के लिए एकजुट करना इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का जो लक्ष्य है वो देखेंगे 100 भारतीय कस्बों और शहरों, विशेष रूप से दूसरे और तीसरे श्रेणी के जो शहर हैं उसमें सौर रूफटॉप के बारे में जानकारी फैलाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हम पहला कथन देख लेते हैं, जिसमें पहला कथन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत के 10 राज्य अपने सीवेज का शोधन नहीं करते हैं। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि भारत अपना 72% सीवेज बिना शोधन के सीधे नदी में बहा देता है। अब इसमें देखेंगे कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला है ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों 1 और 2 ये दोनों कथन जो देखेंगे दोनों कथन सही हैं। इसको देख लेते हैं। देखेंगे पहला कथन कह रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत के 10 राज्य अपने सीवेज का शोधन नहीं करते हैं। तो देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कि भारत अपना 72% जो इसमें दूसरा हम कथन देख लेंगे कि भारत अपना 72% सीवेज जो है वो बिना शोधन के सीधे नदी में बहा देता है। तो अगर इन दोनों कथनों को देखें तो ये बिल्कुल सही है। देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार जो है कि भारत अपना 72% जो सीवेज है वो बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही नदी में जो है कि डंप कर देता है। और देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत के 10 राज्य अपने सीवेज का उपचार नहीं करते हैं, यानी कि अपने सीवेज का शोधन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखेंगे कि मार्च 2022 में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की तथा यह रिपोर्ट देखेंगे जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, उसके साथ साथ डाउन टू अर्थ जो मैगजीन है उसका वार्षिक उन सब का जो है एक वार्षिक प्रकाशन है। और इसमें जो है कि जैव विविधता, वन्य और वन्यजीव तथा इसके अंतर्गत आते हैं ऊर्जा, उद्योग, आवास, प्रदूषण आदि इसमें शामिल है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें हम पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का विषय जो इसकी थीम थी वो थी भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड। तो इसमें अब देख लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, सी है 1 और 2 और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल इसमें से जो दूसरा कथन है वो ही सही है। पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय फिक्की द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इसको हम देख लेंगे कि इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो उद्योग निकाय फिक्की द्वारा ना करके एसोचैम के द्वारा किया गया था। ये देखेंगे एसोचैम के द्वारा किया गया था, फिक्की द्वारा ना करके। देखेंगे इसका जो आयोजन किया गया वह जो है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया तथा जिसका उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों में जो चुनौतियां हैं उन पर विचार विमर्श करना है। उसी प्रकार दूसरा जो कह रहा है कि राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का विषय भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री जो श्री प्रहलाद सिंह जी हैं उनके द्वारा भारत के लिए भविष्य का सुपर फूड जो थीम है उस पर राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इसमें जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारत सहित 16 देशों के सैनिकों के साथ बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 आयोजित किया गया है। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन ए है मालदीव, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है मंगोलिया और डी है कनाडा। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मंगोलिया में भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों के साथ जो है बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 की शुरुआत की गई है। और मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम देख लेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति देखेंगे उखनागिन खुरे
उखनागिन खुरेलसुख, ये जो है जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इस अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। अगर हम भारत की ओर से देखें तो भारत की ओर से भारतीय सेना का लद्दाख स्काउट का एक दल बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लेगा। अगर देखें तो बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 का जो लक्ष्य है वो अभ्यास में भाग लेने वाले देशों के बीच रक्षा सहयोग रक्षा सहयोग के स्तर में वृद्धि करना है। तो इस प्रकार देख लेंगे कि ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 23 जून उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा क्या नारा दिया गया था? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है सभी के लिए एक संविधान, एक भारत एक संविधान, सी है हम सब एक हैं, और डी है एक निशान एक विधान और एक प्रधान। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक निशान एक विधान और एक प्रधान। देख लेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें उन्होंने एक निशान एक विधान एक प्रधान का नारा उनके द्वारा दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई है तथा अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देखें तो उनका जन्म जो है कि 6 जुलाई 1901 को जो है कलकत्ता में हुआ था। अगर देखें वर्ष 1934 में, तो वर्ष 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में जो है कि वो नियुक्त हुए हैं तथा 1944 में देखेंगे तो उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी 1944 में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम पहला कथन देखेंगे। पहला कथन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन सिलहट में आयोजित किया गया है। और दूसरा कथन है कि भारतीय पक्ष से सम्मेलन की सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक पंकज कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया है। इसमें कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें हम देख लेंगे इसमें से कौन सा कथन जो है कि वो गलत है। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। अब हम इसको देख लेंगे एक एक करके। तो अगर हम सबसे पहले देखें भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय, तो देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय का सम्मेलन जो है वो सिलहट में आयोजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देख लेंगे कि सीमा समन्वय सम्मेलन जो है वो एक 4 दिवसीय, ये जो सम्मेलन है वो 4 दिवसीय सम्मेलन है, जिसका समापन जो किया जाएगा वो 2 जून को किया गया। समापन जो इसका हुआ है वो 2 जून को हुआ है। अगर हम देखें इसमें तो इसमें जो है कि भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक सुमित शरण के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा सम्मेलन में भाग लिया गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे यहाँ जो नाम लिखा हुआ है पंकज कुमार सिंह, ये नहीं होगा, बल्कि सीमा सुरक्षा बल के जो महानिरीक्षक हैं जिनका नाम है देख लेंगे सुमित शरण, उनके नेतृत्व में जो है ये सम्मेलन में उनके नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा भाग लिया गया। तो यहाँ उनका हम नाम लिख देते हैं। ये जो महानिरीक्षक है सुमित शरण हो जाएंगे। इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे दूसरा कथन गलत हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व दुग्ध दिवस, इस दिन की स्थापना 2001 में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा की गई थी। अब इसको देख लेंगे
ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ए है विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी है विश्व खाद्य मंच, सी है खाद्य और कृषि संगठन और डी है हैफर इंटरनेशनल। तो इसमें हम देख लेंगे कि विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना जो 2001 में की गई थी वो किस संगठन के द्वारा की गई थी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है उसके द्वारा की गई थी। देख लेंगे कि प्रत्येक वर्ष जून के पहले दिन को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं हम देखें तो विश्व दुग्ध दिवस को 2001 में खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य जो है वो डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षिट करने के लिए अवसर प्रदान करना है। वहीं हम इसकी थीम देख लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 2022 जो है, विश्व दुग्ध दिवस 2022 उसकी थीम देख लेंगे तो इसका जो विषय है वो जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना तथा डेयरी क्षेत्र पर जो है कि इसके प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं वह जो है इसकी थीम में इस पर बल दिया गया है। वही अगर देखें तो विश्व दुग्ध दिवस का जो लक्ष्य है वो अगले 30 वर्षों में, विश्व दुग्ध दिवस का जो लक्ष्य है वो अगले 30 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके और डेयरी क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार करके जो है कि डेयरी नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है। तो डेयरी नेट जीरो जो है उसका लक्ष्य क्या है, तो उसका लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है, तो उसका लक्ष्य जो है कि 30 वर्षों में जो है कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना तथा डेयरी क्षेत्र को टिकाऊ बनाना है तथा डेयरी नेट जीरो का लक्ष्य को हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की एला बेनिल वाला रिवन, रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम ने निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखेंगे कि ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी और इसमें ऑप्शन है अजरबैजान के बाकू में, बी है मिस्र के काहिरा में, सी है पेरू लास पाल्मास और डी है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। और इसमें जो ऑप्शन देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अजरबैजान। देखेंगे अजरबैजान के बाकू में निशानेबाजी विश्व कप में जो है भारत का पहला पदक एला बेनिल वाला रिवन, रमिता और श्रेया अग्रवाल की टीम द्वारा 10 मीटर, देखेंगे 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक इनके द्वारा लाया गया। बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप का समापन जो हुआ वो 10 जून को हुआ, जबकि राइफल स्पर्धा का जो समापन हुआ वो 4 जून को हुआ। तो देखेंगे इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये जो है कि अजरबैजान के बाकू में आयोजित की गई थी। दूसरा हम इसमें देख लेंगे, दूसरा है कि अभ्यास संप्रीति X संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि संप्रीति X संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, और इसमें ऑप्शन है नेपाल, बी है बांग्लादेश, सी है थाईलैंड और डी है म्यांमार। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश। देखेंगे भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 5 जून से 16 जून 2022 तक जो है बांग्लादेश का जो जशोर सैन्य स्टेशन है, बांग्लादेश का जो जशोर सैन्य स्टेशन है वहां आयोजित एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास संप्रीति X का आयोजन किया गया है 5 जून से 16 जून के बीच में। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखेंगे संप्रीति X जो है अभ्यास में भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा किया जाएगा तथा इस अभ्यास के द्वारा दोनों देशों द्वारा इस अभ्यास में जो है बारी बारी से दोनों देशों द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग करने का इसमें प्रयास है तथा जिसका उद्देश्य जो है दोनों देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच सहयोग के पहलुओं को मजबूत करना है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला देख लेंगे प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला देख लेंगे। पहला कह रहा है कि बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का विषय, ये जो प्रदर्शनी है उसकी जो थीम थी वो बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया है। और दूसरा कथन कह रहा है कि बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें देखना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल पहला कथन जो है वो सही है। अगर इसकी थीम देख लेंगे, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी की जो थीम है वो बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन है, तो ये जो है कि बिल्कुल सही है, इसकी थीम यही है। देखेंगे बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस यानी कि टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। तो ये जो है कि पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। तो देख लेंगे सबसे पहले कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून को दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया गया। और इसको अगर हम देखें तो ये 2 दिन का कार्यक्रम था, 2 दिवसीय कार्यक्रम था। और इसमें जो है कि इस प्रदर्शनी को, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी को जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा न करके बल्कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग, देख लेंगे बायो टेक्नोलॉजी विभाग तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो इसमें जो है कि दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका आयोजन इसके द्वारा ना करके बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार इसका दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाएगा, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कितनी किश्तों में निर्णय लिया गया है। इसमें हम देख लेंगे, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। और इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2। देखेंगे भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2022 से अगस्त 2022 तक, देखेंगे जून 2022 से अगस्त 2022 तक जो है 2 किश्तों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को जारी करने का निर्णय लिया गया है। अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा सोने की मांग को कम करने के लिए तथा घरेलू बचत के एक हिस्से को जो है कि वित्तीय बजट में बदलने के लिए, बदलने के उद्देश्य से जो है कि नवंबर 2015 में ये जो है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना जो है उसकी शुरुआत की गई थी। अगर देखें तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है कि भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो हम देख लेंगे कि कितनी किश्तों में इसका निर्णय लिया गया है जारी करने का। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 किश्तों में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 का विषय क्या है, यानी कि इसकी थीम 2022 की क्या है। और इसमें हम देख लेंगे ए
टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, बी है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सी है वी ऑल आर स्ट्रॉन्गर और डी है हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। देखेंगे ब्रेन ट्यूमर को, तो ब्रेन ट्यूमर के संबंध में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही देखिए तो इस वर्ष जो है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। देखेंगे कि वर्तमान में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस को प्रतिवर्ष 8 जून को सभी ब्रेन ट्यूमर रोगियों तथा उनके परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के दौरान गुजरात के किस जिले के आदिवासी क्षेत्र में लगभग 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है नवसारी, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है मोरबी और ऑप्शन डी है सूरत। इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नवसारी। देखेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में भाग लिया गया तथा सम्मेलन के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र में लगभग 3050 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। आगे देखेंगे कि इसी अभियान के दौरान जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा तापी, नवसारी और सूरत जिले के निवासियों के लिए जो है कि 13 जलापूर्ति परियोजनाओं का, देखेंगे 13 जलापूर्ति परियोजनाओं का भूमि पूजन भी इसी अवसर पर किया गया तथा इसी अवसर पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है कि नवसारी जिले में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन कह रहा है कि 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 5 साल के अंतराल के बाद शुरू किया गया। वहीं अगर हम दूसरा कथन देखें तो ये कह रहा है कि भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। अब इसमें देख लेंगे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है दोनों 1 और 2 और डी है ना तो 1 ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों कथन जो है कि दोनों सही है। पहला कह रहा है कि 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून 2022 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 5 साल के अंतराल के बाद शुरू किया गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा कह रहा है कि भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है। तो देखेंगे कि भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और 8 जुलाई 1948 से जो है भारत वो गेट का भी सदस्य है। देखेंगे गेट को प्रतिस्थापित करके जो है कि WTO की स्थापना WTO से जो है कि गेट को प्रतिस्थापित कर दिया गया था 1995 में, तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं। वही हम देखेंगे तो 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो 5 वर्षों के अंतराल के बाद जो है कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 12 जून 2022 से शुरू किया गया है। और इस प्रकार इसमें जो है कि दोनों कथन सही हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार कमांड ANC की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती कार्यक्रम
कहाँ आयोजित किया गया? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी है पाक जल डमरू मध्य, सी है टोरेस जल डमरू मध्य और डी है मलक्का जल डमरू मध्य। तो देख लेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मलक्का जल डमरू मध्य। देख लेंगे मलक्का जल डमरू मध्य। देखेंगे अंडमान और निकोबार कमांड की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशिया नौसेना के बीच जो है 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती कार्यक्रम 13 जून से 24 जून, देखेंगे 13 जून से 24 जून 2022 तक जो है अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में आयोजित किया गया। देखेंगे कोविड महामारी के बाद यह दोनों देशों के मध्य जो है कि पहली समन्वित गश्त है। तो इस प्रकार इसमें जो हम देख लेंगे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे मलक्का डमरू मध्य को, तो यह अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जलमार्ग है। अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जलमार्ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आईआईएम के सहयोग से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, बी है भारतीय प्रबंधन संस्थान पुणे, सी है भारतीय प्रबंधन संस्थान सूरत और डी है भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड। देखेंगे आईआईएम कोझिकोड के सहयोग से जो है बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस प्रकार हम इस देखेंगे कि इस 5 दिवसीय यानी कि देखेंगे ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी कि 14 जून से 18 जून 2022 तक ये चलेगा। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में उनके कोझिकोड परिसर में इसका आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 इसकी थीम क्या है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य के लिए योग आवश्यक, बी है मानवता के लिए योग, सी है सभी के लिए योग और डी है प्रतिदिन योग के लिए समय। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मानवता के लिए योग। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय था वो मानवता के लिए योग था। अब हम देख लेंगे कि 2014 में जो है आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां जो सत्र था उसके उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था, और इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया गया तथा 21 जून को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे 2022 की जो इसमें थीम है वो मानवता के लिए योग है। और इसमें हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रवासन 2020-2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें हम पहला कथन देख लेंगे। पहला कथन है कि भारत में भारत प्रवासन रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और दूसरा है कि भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 तक देश के 3% आबादी घरों में अस्थायी आगंतुक थी। अब इसमें देख लेंगे कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1,
बी है केवल 2, सी है दोनों 1 और 2, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल इसमें से एक कथन सही है। पहला कह रहा है कि भारत में भारत प्रवासन रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 तक देश की 3% आबादी घरों में अस्थायी आगंतुक थी। तो इस प्रकार देखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये 3% ना होकर के 0.7% होगा, यानी 0.7% होगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे दूसरा कथन ऐसे जो है कि गलत हो जाएगा। देखेंगे कि भारत में प्रवासन रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश की 0.7% आबादी जो है वो जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान घरों में अस्थायी आगंतुक थी। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे अस्थायी आगंतुक, तो देखेंगे अस्थायी आगंतुकों को जो है उन लोगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो मार्च 2020 के बाद आए हैं तथा लगातार 15 दिनों या फिर उससे अधिक लेकिन 6 महीने की कम अवधि के लिए अपने घरों में रहे हैं, उन सभी को जो है कि अस्थायी आगंतुक के रूप में के वर्ग में रखा जाता है। तो इस प्रकार देख लेंगे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ए 15 जून, बी है 10 जून, सी है 20 जून और डी है 18 जून। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 20 जून। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले देख लेंगे कि 4 दिसंबर 2000 को 4 दिसंबर 2000 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस को मनाने के लिए, तथा पहली बार जो है कि विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया था वो 20 जून 2001 को मनाया गया था। अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1951 में आयोजित सम्मेलन के अनुसार अगर हम देखें शरणार्थी, तो शरणार्थी को जो बताया गया तो देखेंगे उसके अनुसार अगर देखें तो एक शरणार्थी वह है जो अपनी जातीयता, धर्म, राष्ट्रीयता, देखेंगे एक शरणार्थी वो है जो अपनी जातीयता, धर्म, राष्ट्रीयता के कारण जो है उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है, उसको जो है कि शरणार्थी के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार विश्व शरणार्थी दिवस को कब मनाया जाता है, तो यह 20 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि योग के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 दिया गया है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है श्री भिक्षु संघ सेना, दूसरा है स्वामी राष्ट्रीय मुनि, सी है विश्वास मंडली और डी है मार्क्स विनिसियस रोजो रोड्रिग्स। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 4 और डी है केवल 4। तो देखेंगे योग और विकास प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस वर्ष का जो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 है वो किसको दिया गया है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 4। देख लेंगे योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इसकी घोषणा जो की गई
वो 20 जून 2022 को की गई है। इसकी घोषणा जो की गई है वो 20 जून 2022 को की गई है। तथा इस पुरस्कार को देखें तो यह पुरस्कार जो है योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। और इस वर्ष का पुरस्कार जो है कि 2 व्यक्ति, पहला इसमें हम देख लेंगे लेह लद्दाख के श्री भिक्षु सक्सेना संघ सेना और साओ पाउलो, तथा दूसरे जो है ब्राजील के श्री मार्क्स विनिसियस रोजो रोड्रिग्स को दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे, इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला और चौथा सही है। और इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे योग के विकास के लिए योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 के तहत जो है पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को ट्रॉफी, इसके साथ ही साथ प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें जो पहला कथन है यह है कि आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और दूसरा है कि दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का विषय इंडो पैसिफिक रीजन को इंटरकनेक्ट करना है। और इसमें है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन इसमें देख लेंगे, ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। अगर इसमें हम देख लेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसमें से दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। पहला कथन देख लेंगे क्या कह रहा है कि आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो ये कथन सही है। देखेंगे आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है 16 जून 2022 से जो है कि नई दिल्ली में किया गया। अगर आसियान को देखें तो आसियान जो है कि 10 देशों का समूह है और जिसके साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर यह बैठक हो रही है। अब देख लेंगे कि भारत द्वारा आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा ही पहली बार की गई है, तथा आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण, देखेंगे मंत्रियों की इस बैठक के साथ साथ आसियान की बैठक के साथ ही साथ दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तथा दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का विषय जो था वो हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना था, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन को इंटरकनेक्ट करना था। तो इस प्रकार अगर हम इन दोनों कथनों को देखेंगे तो दोनों कथन जो है कि बिल्कुल सही है, यानी पहला आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, तथा दूसरा है कि इसी के अंतर्गत जो है कि दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया, तथा इसका जो विषय रखा गया इंडो पैसिफिक रीजन को इंटरकनेक्ट करना या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना है। अब हम देख लेते हैं आसियान को। तो आसियान जो है कि 10 देशों का समूह है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं इनको देख लेते हैं। इसमें पहले सबसे आ जाएगा इसमें देखेंगे इंडोनेशिया, फिर इसमें मलेशिया, फिलीपींस, आगे देख लेंगे सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, फिर इसमें हम देख लेंगे लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। कुल ये 10 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश जो हैं वो आसियान देश है, तथा आसियान जो है यह संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों से मिलकर बना है, तथा इसकी स्थापना जो की गई थी, आसियान की स्थापना वो 8 अगस्त देख लेंगे 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास व शांति कायम रखना है।
तो इसमें जो देख लेंगे ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है कोल्हापुर और ऑप्शन डी है वाराणसी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। वही हम देखें तो संत तुकाराम का जो जन्म हुआ था वर्ष, देख लेंगे इनका जो जन्म हुआ था वो वर्ष 1598 में पुणे जिले के देहू गांव में, पुणे जिले के देहू गांव में हुआ था। तो इस प्रकार हम देखें तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा कि इस शिला मंदिर का उद्घाटन जो किया गया है वो पुणे में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला है कि सिंगल विंडो रेजोल्यूशन सिस्टम का परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कोयला मंत्रालय। देखेंगे कोयला मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में एकल खिड़की समाधान प्रणाली यानी सिंगल विंडो रेजोल्यूशन सिस्टम के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है। वहीं हम देखें तो कोयला मंत्रालय द्वारा एकल खिड़की समाधान प्रणाली परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल को व्यापार करने में सुगमता की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में इसको तैयार किया गया है। तो देखेंगे किस मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है सिंगल विंडो रेजोल्यूशन सिस्टम परियोजना, तो यह जो है कि कोयला मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके संबंध में हम पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है। और दूसरा है कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन ऐप का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 1, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसमें हम देख लेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। पहला कथन ये कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है। तो देख लेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है पैलेस डेस नेशंस जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वे फाइंडिंग एप्लीकेशन जो ऐप है उसके संबंध में जो है कि भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच जो है कि एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार ये पहला जो कथन हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि वे फाइंडिंग एप्लीकेशन ऐप का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको देख लेंगे। तो इस ऐप का विकास जो है, विकास का कार्य जो है कि भारत सरकार के दूर संचार विभाग के द्वारा किया जा रहा है, न कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसका जो विकास किया जा रहा है, विकास कार्य भारत सरकार के दूर संचार विभाग तथा दूर संचार अनुसंधान विकास केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल इसमें पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 28वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और सी है उत्तराखंड।
और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। देख लेंगे कि उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी जो है लबासना, देख लेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ये जो लबासना है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी जो है उसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा 28वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसमें देखेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की संयुक्त समझ के लिए सिविल सेवकों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों, इन दोनों के बीच जो है एक इंटरफेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है 2001 में संयुक्त नागरिक सैन्य अभ्यास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इस प्रकार देख लेंगे इस कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसको देख लेंगे ऑप्शन, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गोवा। देखेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 जून से 12 जून तक मनाए जा रहे हैं वित्त मंत्रालय के आजादी के अमृत महोत्सव में जो है गोवा के पणजी में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ये जो धरोहर है वो देश में अपनी तरह का एक संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि जो सीमा शुल्क विभाग है उसके द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी ये दर्शाता है। तो इस प्रकार देख लेंगे धरोहर को जो है कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला है कि 2022 पर्व के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 18.9 के स्कोर के साथ भारत की रैंक क्या है। इसमें देख लेंगे भारत की रैंक, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 180वां, ऑप्शन बी है 167वां, ऑप्शन सी है 150वीं और ऑप्शन है 171वां। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 180वां। देखेंगे इस वर्ष पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को भारत को 18.9 स्कोर के साथ 180वें स्थान पर रखा गया है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और म्यांमार के बाद अंतिम स्थान पर आता है। यानी कि भारत का पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और जो है कि म्यांमार के बाद अंतिम स्थान है। अगर इसको देखें तो यह, अगर इस सूचकांक को देखें कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये द्विवार्षिक सूचकांक है, यानी कि यह जो है कि 2 वर्षों में इसको जारी किया जाता है। इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो है कि भारत की रैंक 180वीं है। अगला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें हम पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन यानी CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये CISS जो है वो एक ऐप है, उसको लॉन्च किया गया है। और दूसरा कथन कह रहा है कि CISS एप्लीकेशन का उपयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सड़क की स्थिति में इसका कहने का मतलब है कि स्ट्रीट सिचुएशन में जो बच्चे हैं उन पर डेटा प्राप्त करने और उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 और ना ही 2। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन इसमें से सही है।
पहला देख लेते हैं कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन यानी CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो अगर हम देखें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको ना लॉन्च करके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देख लेंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके द्वारा जो है कि इसके द्वारा जो है कि बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जो है कि बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है तथा इसके तहत जो है कि स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चों के पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए एक जो है कि CISS अब देखेंगे बाल स्वराज पोर्टल जो है, बाल स्वराज पोर्टल, इसी के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जो CISS एप्लीकेशन है उसको जो है कि बाल स्वराज पोर्टल के तहत ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब हम देख लेंगे कि बाल स्वराज पोर्टल के दो प्रमुख कार्य हैं, एक हो जाएगा कोविड केयर और दूसरा इसमें हो जाएगा सिस। अब इसमें देख लेंगे कि कोविड केयर लिंक उन बच्चों की सेवा करेगा जिन्होंने मार्च 2020 के बाद जो है कोविड-19 या फिर अन्यथा के कारण जो है अपने माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को खो दिया है। और दूसरा CISS को देख लेंगे तो CISS एप्लीकेशन जो है उसका उपयोग जो है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो स्ट्रीट सिचुएशन में बच्चे हैं उनको डेटा प्राप्त करने तथा उनके बचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें जो है कि केवल दूसरा सही है, यानी जो सिस एप्लीकेशन है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च ना करके जो है कि इसको लॉन्च ना करके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो है कि केवल जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, मनीष नरवाल और किस अन्य खिलाड़ी की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के चेटू में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर P6 एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ईशांक आहूजा, बी है रूबीना फ्रांसिस, सी है आकांक्षा चौधरी और डी है दीपक चौधरी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रूबीना फ्रांसिस। देखेंगे फ्रांस के शतांग में आयोजित पैरा निशानेबाजी विश्व कप में जो है कि भारत के मनीष नरवाल और रूबीना फ्रांसिस की जोड़ी द्वारा जो है 10 मीटर P6 एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।